हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 100 सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल से है। देखा जाए एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में इसके कई अलग अलग आधार बनाकर क्वेश्चन बनते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रीएम्बल के आधार पर डिसीजन देता है, तो कहीं यहाँ प्रीएम्बल को संविधान का हिस्सा माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसको लेकर केसेस भी होते हैं। कहीं यहाँ पर इसके डिसीजन के माध्यम से यहाँ पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आपको निर्धारित होती है, तो कहीं प्रीएम्बल के माध्यम से यहाँ पे भारत की जनता के लोगों को यहाँ पे एक शक्ति प्रोवाइड भी होती है। तो एक तरीके से प्रीएम्बल जो होती है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, एग्जाम में लगातार इसको लेकर के जिस तरह क्वेश्चन रहे हैं हाईलाइटेड यहाँ पे मुद्दा रहता है। आज हम यहाँ पर इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रीएम्बल और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। प्रीलिम्स 100 सीरीज के अंतर्गत देखा जाए ये हमारा 5वां एपिसोड है। जो भी अभ्यर्थी यदि हमारा ये पहला एपिसोड देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी में प्रीलिम्स 100 जो सीरीज है जनरल स्टडी के हैं, हम 100 टॉपिक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसमें से बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें देखने के लिए आप प्रीलिम्स 100 सीरीज की प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर बाकी वीडियोज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रीएम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे हम कहते हैं कि भारत का संविधान, ये भारत के संविधान जो स्टार्ट होता है, जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, जो प्रस्तावना जो इसका हिस्सा यहाँ पर माना जाए तो किस चीज़ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखें जो एक शक्ति यहाँ पर मिलती है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था इसके समस्त नागरिकों को। यहाँ पे कई, अब इसमें देखा जाए तो कई अलग अलग पहलू भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पूरे प्रीएम्बल में हम कई सारे ऐसे पहलुओं को देखते हैं जो आगे चल करके पूरे संविधान के अलग अलग भागों, अनुसूचियों इत्यादि को व्याख्यायित करने में, उसे लिखने में, और आज भी अगर वर्तमान समय में देखें तो कई सारे डिसीजन को व्याख्यायित करने के सुप्रीम कोर्ट भी प्रीएम्बल को आधार बनाता है। इसमें क्या क्या पहलू हैं वो देखिएगा। इसमें 4 चीज़ों पर नजर डालिए, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो न्याय की बात की गई है। प्रीएम्बल में कितने तरीके की न्याय, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीएम्बल में कितने तरीके के न्याय की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरीके की न्याय की बात यहाँ पर आपको प्रीएम्बल में की गई है। इसी तरीके से स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपको प्रीएम्बल में की गई है। तो यहाँ पर आप देखें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार के आपके एक स्वतंत्रता की यहाँ पर आपको बात की गई है। इसी तरीके से प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, साथ ही जब उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी कि एक तरीके से प्रीएम्बल जो है वो न सिर्फ यहाँ पे व्यक्तिगत आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में यहाँ पर व्याख्यायित करता है, दूसरी तरफ राष्ट्र की अखंडता के संदर्भ में बात करता है, एक दूसरे के साथ भाईचारे को यहाँ पे बढ़ाने की भी बात करता है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो न्याय की भी यहाँ पर आपको बात करता है, जो कि हर एक स्तर की न्याय को भी इसमें शामिल करता है, और साथ ही हर एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जिसके साथ जो भी यहाँ प्रतिष्ठा है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अवसर प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो प्रीएम्बल एक अपने आप में लगभग हर एक चीज को यहाँ पर समाहित किए हुए है। इसके अलावा आगे जो यहाँ पर लाइन इसमें लिखी हुई है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए जिस डेट को यहाँ पर किया गया था, ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को, ये भी कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रीएम्बल की कई उद्देश्यों से यहाँ पे देखे जाते हैं। सबसे पहले संविधान के अधिकार के स्रोत के संदर्भ में इसकी व्याख्या यहाँ पे की जाती है। भारत की प्रकृति यहाँ पर कैसी है, उसकी यहाँ पर विविधता कैसी है, किस तरीके के भारत है, किस तरीके के लोग हैं यहाँ पर, किस तरीके की विविधता यहाँ पर विद्यमान है, उसके संदर्भ में, और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी ये देता है। अब अगर हम इसकी डिटेलिंग पर जाते हैं, एक एक करके यहाँ पर इसका थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, हर एक शब्द की यहाँ पे मतलब समझने का प्रयास में करते हैं। तो पहला देखिए संप्रभु। संप्रभु किस चीज़ का, किसके बारे में, किस संदर्भ में कहा गया है संप्रभु। तो देखिए संप्रभुता का मतलब होता है जब हम हमारे पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के कोई हस्तक्षेप न करें, कोई हमारे डिसीजन को प्रभावित न करे, यानी कि हम अपनी भलाई के लिए अपने लिए स्वयं यहाँ पर डिसीजन ले सकें। तो संप्रभुता यहाँ पर देखा जाए आप अगर राष्ट्र के संदर्भ में यहाँ पर देखी जाती है, राष्ट्र के संदर्भ में एक स्वतंत्र देश के तौर पर, यानी कि आंतरिक या बाहरी मामलों में आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी देश के द्वारा आपको डिक्टेट नहीं किया जाता है, निर्देश नहीं दिया जाता है, या आप पर दबाव नहीं डाला जाता है डिसीजन लेने के लिए।
इसी तरह किसी दूसरे राष्ट्र का डोमिनियन या उपनिवेश नहीं है, यानी कि जिस तरीके भारत पहले ब्रिटिश का क्या था, एक उपनिवेश क्षेत्र था। ब्रिटिशों के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती थी और जिस तरीके से एक अपना सामानों को, उत्पादों को बेचने के लिए, प्रक्रियागत चीज़ों के लिए वो भारत को उपनिवेश के तौर पे यूज़ करते थे, बाजार के तौर पे यूज़ करते थे। लेकिन भारत अब यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, ये भी कहता है। यानी भारत अपने संदर्भ में सारी पॉलिसीज निर्माण की प्रक्रिया के लेकर के उपनिवेश किसी और देश का ना होकर बल्कि अपनी पॉलिसी यहाँ पे स्वयं निर्धारित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि यह भी कहा गया कि अगर हम मान लीजिए किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं, जो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय कोई संगठन हम ज्वाइन करते हैं, उस संगठन का भी भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हम किसी को ज्वाइन भी करें तो हमारी संप्रभुता के साथ वहां पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये संप्रभुता के संदर्भ में कहा गया। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक के संदर्भ में देखा जाए 3 तरीके की बातें की गई हैं। पहला, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे जिसमें कहा गया कि एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र होगा, जिसमें यहाँ पे एक लोकसभा जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट एक निर्वाचित होती है। राज्यसभा देखा जाए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे निर्वाचित सब प्रतिनिधि होते हैं, जो कि यहाँ पर एक अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर अपनी जनता के लोगों के सवालों के संदर्भ में यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं, उनकी समस्याओं को रखते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र होगा। कुछ घोषणाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। घोषणाएं कैसे शामिल की जाएंगी? यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि 18+ लोगों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। और समय समय पर चुनाव इत्यादि कराए जाएंगे ताकि जनता जो होती है अपने लिए सरकार को यहाँ पर चुन सके कि उसके ऊपर, यानी कि जो जनता है उसके लिए शासन कौन करेगा। कहते हैं ना कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन यहाँ पर, तो वो एक प्रक्रिया जो अपनाई गई वो चुनाव के माध्यम से ही है। इसी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि कोई भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, कोई भी यहाँ पर देखा जाए कहीं भी निवास कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है और आर्थिक स्तर पे कोई भी किसी प्रकार के रोजगार शुरू कर सकता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकता है, अपने विकास को काम कर सकता है। यानी हर किसी को हर तरीके के लोकतंत्रात्मक यहाँ पर विधि सब किसी को यहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। इसी तरीके से तीसरा इसमें शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र का यहाँ पे क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। देखिए, गणतंत्र में यहाँ पे पहला जो इसको परिभाषित करने का मतलब है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की 2 श्रेणियां होती हैं। कैसे? पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही जहां पे देखा जाए तो हम कई सारे देशों में, जैसे कि ब्रिटेन में आप देखें तो ब्रिटेन में एक राजशाही एक व्यवस्था है जहां पे प्रधानमंत्री भी आपको शासन करते हैं, लेकिन राजशाही भी एक व्यवस्था आपको चलती हुई है। जापान में भी आपको एक ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था होती है। गणतंत्र व्यवस्था में जो प्रधान होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, वहां पे कोई राजशाही नहीं होती है। और एक तरीके से भारत में अगर हम देखें, जहां पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखा जाए, राष्ट्र प्रमुख के तौर पर आपको देखा जाए तो प्रेसिडेंट है, और भारत के जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान हम कहें तो प्रधानमंत्री होता है, जो सारे डिसीजन यहाँ पर लेता है। तो भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ऐसे ही तो राजशाही जो है, राज्य का प्रमुख जो है वंशानुगत आधार पर राज्य करता है, जैसे ब्रिटेन में है। और गणतंत्र में क्या होता है? निर्वाचित होगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जैसे भारत में आपको होते हैं। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होगी और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की यहाँ पे अनुपस्थिति होगी। तो यानी पर किसी के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार नहीं होंगे। जो अधिकार होंगे वो जनता के द्वारा आपको प्रदत्त किए जाएंगे। आप स्वयं यहाँ पे वंशानुगत आधार पर अपने अधिकारों को किसी को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये समय समय पे जनता स्वयं यहाँ पर चुनाव करेगी कि कौन यहाँ पर किसके पास कौन से प्राधिकार होने चाहिए। तो यही एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था की एक पद्धति है। इसके बाद भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो यहाँ पर हम नजर डालते हैं क्या क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला, यहाँ पे देखिए न्याय के 3 रूपों की बात करता है, और जो कि कहां से लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो रूसी क्रांति से लिया गया है ये न्याय के 3 रूप। कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पे सामाजिक भेद होता है। मोस्टली अगर हम समाज में भारत में भी देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो जाति और धर्म के आधार पर एक भेदभाव की स्थिति बनती है। धार्मिक आधार पर भिन्नता है, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं भिन्नता से ज़्यादा या कहीं विविधता है, और जातिगत आधार पर भी काफ़ी सारी यहाँ पर आपको स्थिति उपलब्ध है। तो सामाजिक जो भेद की स्थिति है, इसके बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यानी कि किसी को इस आधार पे आप कोई भी सेवा, कोई भी सुविधा, कोई भी स्थिति, कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते हैं कि वो फला फला जाति का है या फला फला धर्म से संबंधित है, इसलिए उसको ये अधिकार मिलेंगे और उसको वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके कोई भी व्यवस्था यहाँ पर आप नहीं कर सकते, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे आपको सामाजिक आधार पर।
इसी तरह आर्थिक आधार पर भी कई बार भेदभाव होता है कि जिसके पास पैसा है उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको कई बार जैसे कि वर्तमान समय में देखने को मिलता है, जो कि हमारे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम वास्तविकता से परिचित होना चाहें तो यहाँ पर देखिए जिसके पास पैसा है वो कई बार गुनाह करने के बावजूद अपने सिस्टम की खामियों से बच जाता है, लेकिन गरीबों के साथ यहाँ पे न्याय नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक आधार पे धन, आय और संपत्ति में यहाँ पे असमानताओं को दूर करना चाहिए ताकि इस तरह की जो खामियां हैं इसे दूर किया जा सके, सभी लोगों को समाज में आगे बढ़ने का अवसर हो सके, गरीबी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके और लोगों को 2 वक्त की रोटी जैसी कह सकते हैं नॉर्मल जो लाइफ है वो यहाँ पर अपना जीवन जी सके। सामाजिक और आर्थिक देखा जाए तो एक विवरणात्मक यहाँ पे न्याय है जो कि अपने अपने स्तर पर सरकार जो होती है जैसे कि समाजवादी व्यवस्था में इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप अपनाते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को सुनिश्चित सरकार नहीं कर सकती, वो बाजारवादी हो जाती है और इसमें यहाँ पर ये समस्या क्रिएट होती है। इसको अपने अपने स्तर पर आप विवरणात्मक स्तर पर आप व्याख्यायित भी कर सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें इसमें क्या सुविधा दी गई है, किस तरीके की बात की गई है, तो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के समान अधिकार यहां पर आपको इसमें शामिल है। तो 3 बातें जो राजनीतिक न्याय के स्तर पर बात करती है कि आप कोई भी पार्टी से या कोई भी राजनीतिक अधिकार किसी प्रकार के चुनाव इत्यादि के संदर्भ में आपको हो, किसी भी राजनीतिक कार्यालय तक आपकी पहुंच यहां पर आपको आसानी से हो और सरकार तक अपनी आप बात आसानी से पहुंचा सके, तो राजनीतिक अधिकार में 3 बातों को शामिल किया गया है। चलिए अगला संदर्भ, अगला यहाँ पे जो वक्त लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 शब्द इसमें लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है कहां से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद यूनियन ऑफ ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति में समान, यानी कि एक दूसरे से अलग यहां पर इन्हें नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपने भाव को यहां पर खो देते हैं। और इसमें हम स्वतंत्रता की चलिए बात करते हैं। तो स्वतंत्रता यहां पर देखिए व्यक्तियों की गतिविधियों पे प्रतिबंध की यहां पे अनुपस्थिति होनी चाहिए, कौन क्या करना चाहता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान हो, यानी कि सेल्फ एक इंडिविजुअल यहां पर आपकी ग्रोथ को लेकर के यहां पर आपके पास अवसर होने चाहिए अपने आप को ग्रो करने को लेकर के। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था और उपासना हर तरीके की, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक आप अपने विचार यहां पे रख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर आप अपनी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आप किसी भी चीज में विश्वास रख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आप किसी भी चीज में आस्था अपनी रख सकते हैं और अपने आप को यहां पर उपासना भी किसी की कर सकते हैं। इसी तरह संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि यहाँ पे एक शर्त युक्त स्वतंत्रता दी गई, यानी कि ये भी देखिए एक युक्त प्रतिबंध भी इसमें लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, यहाँ पे इस बात को शामिल भी किया गया है जो यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार है आपकी स्वतंत्रता के संदर्भ में, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसे यहां पर ये स्थिति क्रिएट होती है या आपके द्वारा क्रिएट की जाएगी, आपकी स्वतंत्रता वहां पे समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से स्वतंत्रता के संदर्भ में आप शर्तयुक्त एक प्रतिबंध यहां पे जरूर लगता है। इसके बाद बात आती है समता की। समता क्या है, समता यहां पर देखा जाए समता का मतलब क्या होता है, समता और समानता जैसे 2 शब्द यहां पर आते हैं, लेकिन समता का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। देखिए समता का मतलब होता है किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होना, यानी कि सभी को एक अगर आपको बराबर करना है या सभी यहाँ पर के पास समान अवसर या सभी के पास यहाँ पर एक तरीके से आपको ट्रीट करना है, तो आपको एक चीज यहाँ पे हटानी होगी। हटानी क्या होगी कि किसी एक वर्ग के पास यहाँ पे ज्यादा अधिकार होना, किसी दूसरे वर्ग के पास यहाँ पे कम अधिकार होना, किसी तीसरे वर्ग के पास यहाँ पे बिल्कुल अधिकार ना होना। अगर इस तरह की क्रिएटिविटी है या इस तरह के यहाँ पे डिफरेंसेस हैं तो आप अपनी समता को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, तो समाज में यहाँ पे इसको सुनिश्चित करना होगा। इसी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान, और ये पर्याप्त अवसर आपको चाहे वो लोक नियोजन के अवसर में हो, शिक्षा के अवसर में हो, यहाँ पे सरकार को सुनिश्चित करना है कि सभी को ये अवसर मिलने चाहिए। स्थिति और अवसर की भी समानता होनी चाहिए और लोगों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपीट करने के संदर्भ में यहाँ पर यह अवसर मिलना चाहिए। और संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शक्तियुक्त यहाँ पे समता आपको मिलनी चाहिए। तो जो सरकार यहाँ पे डिफाइन कर सकती है कि किसको यहाँ पर किस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर अमीर है या फिर जिसके पास पहले से यहाँ पर बेहतर स्थिति में है वो भी वही चीज सरकार उसको देगी जिसके पास पहले से कुछ नहीं है। तो वहां पर समता की स्थिति तभी होगी जब वहां पर आपको बराबर एक कैपेबिलिटी लेकर आएंगे। तो दूसरों को यहाँ पर आगे बढ़ाने के संदर्भ में, किसी पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में सरकार ऐसा कर सकती है, जैसे कि एक आरक्षण जैसी प्रावधान भी यहाँ पर सरकार इसी माध्यम से कुछ लेकर आती है। इसी तरीके से समता के अपने भी यहाँ पर कुछ आयाम की बात की गई है, वो भी देख लीजिए। इसमें हम
आपके मौलिक अधिकार के साथ इसे जोड़ा गया है, जो नागरिक के संदर्भ में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कहा गया है मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 में समता के आधार को यहाँ पे एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। राजनीतिक स्तर पर इसे देखा जाए तो अनुच्छेद 325, 326 में यहाँ पर इसे शामिल किया गया। और आर्थिक स्तर पर अगर हम देखें तो राज्य के नीति निषेध तत्वों के अनुच्छेद 39 के तहत यहाँ पर इसे शामिल करके राज्य को ये निर्देश दिया गया कि इस तरह के अवसर यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। तो इस तरीके से लोक नियोजन और शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में यहाँ पर अवसर आपको देने की बात मौलिक अधिकारों के तहत दी गई है। इसी तरीके से न्याय इत्यादि के संदर्भ में कही गई। इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाए कि कानून के समक्ष भी कही गई है, विधि के समक्ष कही गई है। और राज्य के स्तर पर राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने राज्य के नागरिकों के संदर्भ में इस तरीके के अवसर यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। और अनुच्छेद जो 325 और 326 में बात की गई वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। 325 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित यहां पर नहीं किया जाएगा। यानी कि चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, आप मतदान कर सकते हैं। चाहे आप आपका मूल वंश कहीं से किसी भी मूल वंश के हो तो आप कर सकते हैं। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग हो, यानी कि महिला हो, पुरुष हो, क्षत्रिय हो, पंडित हो, ठाकुर, कुछ भी हैं, इसी तरीके से धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो यहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से 326 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पे संपन्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए समता के यहाँ पे इन 3 आयामों की व्याख्या हो गई। इसके बाद देखिए बंधुत्व की बात करता है। बंधुत्व के संदर्भ में कहा गया है, तो बंधुत्व देखिए कि मतलब भाईचारा, भाईचारे की भावना यहाँ पर लोगों के मध्य, यहाँ पर चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, जाति इत्यादि के हों, लोगों के मध्य आपसी प्रेम होना चाहिए, सौहार्द से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, जहाँ कोई समस्या है तो वहाँ पर आपको एक दूसरे का साथ दें। तो इस तरीके से यहाँ पे भाईचारे की भावना का विकास करना है। घोषणाएं भी हैं। घोषणाएं कैसी हैं कि देखिए एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का मतलब जैसे कि अमेरिका में देखें एक दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ पे आप एक स्टेट के अंतर्गत आपको अलग नागरिकता मिलती है, देश के अंतर्गत आपको एक अलग नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में आप चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे तमिलनाडु के हैं, चाहे आप असम के हों, आपको सिर्फ भारत की नागरिकता मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको असम की अलग नागरिकता लेनी है, भारत की अलग नागरिकता लेनी है। इसी तरह मूल कर्तव्य के रूप में आपसी सद्भाव, भाईचारे को बढ़ाने की बात इसमें शामिल की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास भी बंधुत्व के माध्यम से किया जाए, क्योंकि यदि आप लगातार लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वहां पे बंधुत्व खत्म हो जाएगा और उससे राष्ट्र की एकता यहां पर प्रभावित हो सकती है, टूटने की समस्याएं लगातार विद्यमान रहती हैं। तो ये तभी संभव है जब हम यहां पर मिलजुल कर रहें। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक जो डिबेट होती है, इसको लेकर जो केस भी यहां पर आपको दायर किया गया था, कहा गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया था कि हां, लेकिन यह विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है या उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकते, यानी कि गैर प्रवर्तनीय यहां पर इसे किया जा सकता है। दूसरा यहां पर देखा, इससे संबंधित वाद या मामले कौन कौन से रहे हैं, जो कि यहाँ पे काफी कह सकते हैं चर्चा का विषय रहा है, वो भी यहाँ पे देख लें कौन से मामले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो एक मामला था कि बेरूबाड़ी संघवाद 1960, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग यहां पर नहीं माना गया था। उसके बाद एक और केस दायर किया गया जो उससे भी ज्यादा यहां पर चर्चा का विषय बना, केशवानंद भारतीवाद 1973, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग यहां पर स्वीकार किया जाता है। और तीसरा LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, जिसमें प्रस्तावना का संविधान का भाग भी यहां पर स्वीकार किया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन हो सकता है कि किस वाद में यहाँ पर संविधान का प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, किसमें नहीं माना गया, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बेरूबाड़ीवाद में नहीं माना गया था, केशवानंद भारतीवाद में माना गया था, LIC ऑफ इंडिया वाद में भी माना गया है। इसके बाद क्या प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यह भी यहां पे देखा जाए क्वेश्चन हो रह सकता है। तो इसमें केशवानंद भारतीवाद 1973 को यहां पर पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मूल विशेषताओं में कोई संशोधन ना किया जाए, यानी कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन अगर आप नहीं करते हैं तो हां, प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना साथ ही साथ आपके संविधान का अंग भी रहेगा, वो उसका भाग है। कितनी बार अब तक संशोधन किया जा सकता है? कि एक बार यहां पे किया गया है, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया।
42वें आप क्वेश्चन हो सकता है कि सर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया क्या गया था, कौन कौन संशोधन किए गए थे, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक शब्द इसमें जोड़ा गया था जिसका नाम था समाजवादी। अब समाजवादी का यहाँ पे क्या मतलब था? समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया इससे मतलब था कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद को विकसित करना। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व बना रहे और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है इसी का परिणाम है। अब देखा जाए तो भारत से पूछा भी जाता है इकोनॉमिकल स्तर पे कि देखिए तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवादी जहां बाजार फ्लो होता है, एक समाजवादी जहां सरकार आपको नियंत्रण रहती है, और एक मिश्रित होती है जहां बाजार और सरकार दोनों ही साथ साथ यहां पर काम करती है, जहां बाजार उन्मुख व्यवस्थाएं होती तो हैं लेकिन सरकार उसमें समय समय पर हस्तक्षेप करके बाजार को निर्देशित करता है कि वो किस तरीके से संचालित होती रहेंगी। तो भारत जो है एक तरीके से जो समाजवादी यहाँ पे शब्द जोड़ा गया उसके माध्यम से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता हुआ दिखाई देता है। साम्यवादी समाजवादी, इसका क्या मतलब है? एक निजी संपत्ति का उन्मूलन करना तथा उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण यहां पर नहीं है। तो यहां पे देखा है साम्यवादी समाजवाद जो है भारत में यहां पे लागू नहीं करते हैं। गांधीवादी समाजवाद की ओर के भारी झुकाव के साथ मार्क्सवाद और गांधीवाद का यहाँ पर देखा है तो मूल रूप से इसमें मिश्रण किया गया। कुटीर उद्योगों और गांवों को यहाँ पर विकसित करते हुए सरकार के द्वारा नियंत्रण करना, लोगों को बढ़ावा देना और धीरे धीरे यहाँ पर चीजों को वितरण करके चीजों को सुनिश्चित करना। राज्य के नीति निश्चित तत्वों में देखा जाए तो समाजवाद अर्थ भी यहाँ पर आपको शामिल है, जहाँ राज्य का यह कर्तव्य है कि वो किस तरीके से क्षेत्र के विकास के संदर्भ में समाजवादी व्यवस्था के तहत जो संसाधनों का वितरण यहाँ पर आपको किस तरीके से सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद एक शब्द यहां पर और जोड़ा गया था जिसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता देखें तो यहां पर वो कहता है तीन चीजों को इसमें शामिल किया गया था पंथ निरपेक्षता में। पहला कि पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक एक अवधारणा को शामिल करना, यानी कि एक तरीके से कि सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन यहां पे प्राप्त होगा, यानी कि सरकार यहां पर किसी का विरोध नहीं करेगी। आप किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं तो सरकार आपका विरोध नहीं करेगी, आपको मानने से मना नहीं करेगी या किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर मना नहीं करेगी। आप यहां पर अपने स्तर पर किसी भी धर्म को मानने को लेकर और उपासना करने को लेकर और उसका प्रचार प्रसार करने को लेकर स्वतंत्र हैं, तो सरकार यहां पर समान दर्जा और समर्थन देती है। इसको लेकर के आपके मौलिक अधिकारों के तौर पर भी इसे मान्यता देता है अनुच्छेद 25 से 28, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार के रूप में इसे प्रदान किया गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर किया गया कि सरकार का अपना कोई यहाँ पे धर्म नहीं होगा, सरकार का अपना कोई यहाँ पे पंथ नहीं होगा, और इसलिए सरकार के स्तर पे देखें तो सरकार पंथ निरपेक्ष होगी। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के तौर पे, नागरिक के तौर पे आप यहाँ पे जरूर अपने स्तर पर किसी भी धर्म, पंथ को इत्यादि को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद अखंडता। अखंडता का मतलब यहाँ पे क्या है? अखंडता जो शब्द इसमें जोड़ा गया था कि बंधुत्व की व्यापक व्याख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए अखंडता को यहाँ पे जोड़ा गया था कि वह राष्ट्र की अभिन्न संरचना की भावना को बढ़ावा देता है। विविध जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग, विचारधारा आदि को यहाँ पर इसमें शामिल करके, यानी कि किसी भी तरीके, किसी भी आधार पर कोई भी यहाँ पर विभेदकारी स्थिति नहीं होगी, बल्कि इसे बेहतर तरीके से व्याख्यायित करने के लिए भारत को कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता को यहाँ पर विद्यमान करता है, यानी कि इतनी विविधताएं होते हुए भी हम साथ में मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और यही हमारी यहाँ पर शक्ति है और यही हम भारत की पहचान है। अब प्रस्तावना या उद्देशिका की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो भी यहां पर देख लीजिए। तो यहां पे 3 से 4 बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका के संदर्भ में कथन यहां पे काफी प्रचलित है कि संविधान की भूमिका है, सार है, आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रस्तावना, संविधान की भूमिका तो प्रेमबल या उद्देशिका, और संविधान का सार भी है तो वो आपकी प्रस्तावना है। इसी तरह संविधान के मौलिक दर्शन और आधारभूत मूल्यों के प्रतीक के तौर पे हम किसे जानते हैं? तो प्रस्तावना, प्रेमबल को। संविधान सभा के उच्च और महान विचारकों का दर्शन किसे कहा जाता है? तो उसे भी हम प्रेमबल को कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो प्रेमबल है। जिस तरीके से व्याख्या है, जितनी डिटेलिंग है, जिस संदर्भ में जितनी मूल गूढ़ बातों को इसमें शामिल किया गया है, वो अपने आप में देखा जाए तो भारत के पूरे संविधान, उसके शासन करने की प्रक्रिया और एक देश के तौर पर हमारी पहचान को व्याख्यायित करता है। दिसंबर 1946 में देखा है पंडित नेहरू के द्वारा तैयार और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, जिसे जनवरी 1947 संविधान सभा के द्वारा यहाँ पे अपनाया गया था। तो ये उद्देश्य का जो है किस आधार पे है? तो पंडित नेहरू के यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पर ये आधारित है, इसी कारण से यहाँ पर उद्देश्य का कहते हैं। अन्य संबंधित तथ्यों पर नजर डालें तो यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, जैसे कि पहला कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर एक उपनिवेशिक देश था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की यहाँ पर राजनीतिक स्थिति जो ब्रिटिश राजमंडल देशों में एक डोमिनियन की थी, क्योंकि भारत का कोई भी यहाँ पे संविधान नहीं था,
भारत गणतंत्र नहीं था, भारत स्वतंत्र जरूर हो गया था, लेकिन अब भी देखा जाए तो एक डोमिनियन के तौर पर था। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारत यहाँ पर एक संविधान यहाँ पर अपना लागू करता है, तो एक संप्रभु गणराज्य घोषित करके भारत ने ब्रिटिश डोमिनियन की स्थिति को यहाँ पे समाप्त कर दिया। हालांकि पाकिस्तान वर्ष 1956 तक देखा जाए तो ब्रिटिश डोमिनियन का यहाँ पर हिस्सा बना रहा था। तो ये फैक्ट आपको इसमें जरूर ध्यान देना है। इसके बाद लोकतंत्र के प्रकारों की बात कर लेते हैं जाते जाते। तो देखिए, लोकतंत्र जो होता है दो तरीके का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जब लोग जो होते हैं सीधे अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र के यहाँ पे 4 मुख्य औजार यहाँ पर होते हैं। दूसरा होता है रेफरेंडम, परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा में क्या होता है? इसके तहत एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के प्रत्यक्ष वोटों के माध्यम से उसकी स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा जाता है। एक कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं किसी भी चीज़ पर यदि आपको राय जाननी हो एक तरीके से, तो आपने उसको एक ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट को लोगों के बीच भेजा, लोगों ने उसमें वोटिंग की और वोटिंग के बाद यहाँ पर डिसाइड हुआ कि उसे लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी कि आप डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि जनता डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर उसे लागू करना है या नहीं। उसे कहा जाता है रेफरेंडम। जैसे कई बार यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को लेकर के, POK को लेकर के, कश्मीर को लेकर के, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे लगातार UN में उठाया जाता था कि वो रेफरेंडम कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुद्दा था। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना, ये देखा जाए तो एक व्यवस्था यहाँ पर होती है जब मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल से पहले यहाँ पर हटा सकते हैं यदि वह अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करने में विफल हो जाए। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्षेत्र का सांसद चुनने जा रहे हैं या आपने अब तक जहां जिस क्षेत्र में वोटिंग हो चुकी है तो वहां पे चुन चुके हैं। अब वहां पर मान लीजिए 5 साल के लिए बेसिकली एक सांसद होता है और आपको 5 साल के दौरान बीच में ही आपको लगे कि भाई ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे वहां पर रिकॉल कर लें, यानी कि उसे वापस वहां से उसे हटा दें, उसे वापस बुला लें और उसकी जगह पे किसी नए व्यक्ति को यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से फिर से वहां पर बैठे। तो इस तरीके से आपको उसे कहा जाता है रिकॉल, यानी किसी उसका समय पूरा होने से पहले उसे वहां पर उसके कार्यकाल से उसके पद से यहाँ पे हटाया जाना। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे देखिए पहल होती है। पहल का मतलब क्या होता है कि इनिशिएटिव, जिसके तहत कानून बनाने के लिए एक लोक विधायिका में एक विधेयक का प्रस्ताव यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा इत्यादि में किया जाता है। जनमत संग्रह, जो लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय यहाँ पर आपको प्राप्त की जाती है। तो ये हो गए सारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीके जहां जनता जो होती है सीधे आपको इन्वॉल्व होती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और ये 2 प्रकार के हैं, जैसे कि आपको संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था, जैसे कि भारत में आपको देखने को मिलती है। एक संसदीय, हम यहाँ पे सांसदों को चुनते हैं और जो सांसद होता है वो जाकर के यहाँ पर हमारी बातों को अपनी तरफ से रखता है, तो एक संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ चुने जाते हैं, वो भी देखा जाए तो हमारे द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा और जो इत्यादि आपके क्षेत्रों से वोटिंग इत्यादि होती है उनके द्वारा वोट करके राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। ये दोनों ही तरीके क्या हैं आपके? एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रिवीजन जरूर करते रहिएगा, जितने भी टॉपिक होते जा रहे हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को मजबूत करेगा और साथ ही साथ यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस में एक भी गलतियाँ नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।